देखो विंटर में जो है विंटर इसमें पहले ही जो है बहुत सारी डिजीज़ जो है जो पर्टिकुलरली कश्मीर में पाई जाती है। जैसे इसमें हमें हैं चिलब्लेन्स और परनियोसिस हुँ, जिसको हम शुह बोलते हैं। शुह का शुह। हाँ, हाँ। हुँ। तो ये जो है ये डिजीज़ेज़ बाकी इंडिया के किसी भी यूजुअली किसी स्टेट में नहीं पाई जाती है एक्सेप्ट हिमाचल और असम। नाज़रीन, आज के इस पॉडकास्ट में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूँ जावेद सागर। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मंजूर अहमद भट्ट, जो स्किन और सेक्स स्पेशलिस्ट हैं। आपका खैर मकदम है। मैं एमडी डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी एंड लेप्रोसी हूँ। जी। मैंने अपना एमबीबीएस जो है जीएमसी श्रीनगर से कंप्लीट किया, उसके बाद एमडी डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी, लेप्रोसी वो भी जीएमसी श्रीनगर से ही किया। तो उसके बाद मैंने 3 साल की 2 साल की रजिस्ट्रारशिप जो है वो भी जीएमसी श्रीनगर यानी एसएमएचएस हॉस्पिटल से की है। आपका जो शोबा है, आपका जो डिपार्टमेंट है या आपका जो फ़ील्ड है स्किन या डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या है? आम इंसान डर्मेटोलॉजी को कैसे समझेगा? जी, जी। डर्मेटोलॉजी जो है ये असल में एक ब्रांच है मेडिसिन की। हुँ, हुँ, हुँ। पहले ये होती थी मेडिसिन के साथ ये ब्रांच। उसके बाद देखा गया कि ये एक बहुत वास्ट ब्रांच है। तो इसको मेडिसिन के साथ फिर इसको फिर अलग किया गया। तो फिर अलग ब्रांच बनी डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी एंड लेप्रोलॉजी। जी। तो इसमें 3 ब्रांचेस असल में आती हैं। एक तो स्किन, हुँ, दूसरा सेक्स और तीसरा जो है लेप्रोसी जो कदीम पुराने ज़माने में जो थी। लेपर्ड। हाँ, वो एक बीमारी होती थी अभी कश्मीर में उतनी नहीं पाई जाती है लेकिन बाहर के जो स्टेट्स में अभी भी पाई जाती है। तो टू सम एक्सटेंट कश्मीर में इस पे काबू पाया गया है, जो जी, लेप्रोसी जी, है। जी। लेप्रोसी तो अभी हम कह सकते हैं कश्मीर में बहुत कम केसेज़ जो है न्यू केसेज़ बहुत कम आते हैं। अच्छा, चूँकि अगर हम विंटर्स की बात करें, विंटर आजकल चल रहा है कश्मीर में। विंटर्स के दौरान स्किन के रिलेटेड किन चीज़ों का ख़ास ख़्याल हमें रखना चाहिए ताकि हमारी स्किन बेहतर रहे? क्या कहना चाहेंगे आप? देखो विंटर में जो है विंटर इसमें पहले ही जो है बहुत सारी डिज़ीज़ जो है जो पर्टिकुलरली कश्मीर में पाई जाती है। जैसे इसमें हमें हैं चिलब्लेन्स और परनियोसिस हुँ, जिसको हम शुह बोलते हैं। शुह का शुह। हाँ, हाँ। हुँ, तो ये जो है ये डिज़ीज़ेज़ बाकी इंडिया के किसी भी यूजुअली किसी स्टेट में नहीं पाई जाती है एक्सेप्ट हिमाचल और असम हायर अल्टीट्यूड्स के बगैर। तो ये जो डिज़ीज़ेज़ हैं ये खाली कश्मीर में पाई जाती हैं और इसमें अभी हमें लोगों को कुछ थोड़ा-सा इसमें अवेयर करना चाहिए क्योंकि बाकी जो स्टेट्स के डॉक्टर हैं, उनको इसके बारे में थोड़ी कम एक्सपीरियंस होती है। तो अब हमें अपने कश्मीरी डॉक्टर्स जो हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं कैसे हम इस शुह से या परनियोसिस से बचें या कैसे हम फिर इसको ट्रीट करें, क्या-क्या हमें स्टेप्स लेने तो चाहिए। क्या है ये परनियोसिस जिसको आप बोलते हैं हाँ या जी, हाँ जी। कश्मीर में शुह इसको बोलते हैं? हाँ जी। और ये किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं? अगर विदाउट मेडिसिन करना हो, घर में किस तरह की तदाबीर बिल्कुल, करें? बिल्कुल। देखिए जैसे हम इसको शुह जो बोलते हैं, ये होती है एक कोल्ड इंड्यूस्ड डिज़ीज़। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी रगे नसें जो होती हैं, उसमें थोड़ा-सा माल फंक्शन होता है। जी। उसकी वजह से ये इश्यू होता है हमें। तो वो माल फंक्शन समझना थोड़ा-सा आम आदमी के लिए मुश्किल होगा। हुँ, हुँ। लेकिन आम लैंग्वेज में अगर हम आम ज़ुबान में अगर हम बोलें, तो अगर हमें इसको प्रिवेंट करना है, तो वो प्रिवेंशन जो है पहले ही बिफोर द क्यूर। ऑनसेट ऑफ विंटर हुँ, हुँ। वो हमें पहले ही स्टार्ट अच्छा, करना है। जो लोग ज़्यादा प्रोन टू दिस डिज़ीज़ होते जी, जी, हैं, जो जी। शुह जिसको हम कश्मीरी में जी, बोलते जी। हैं, आप कहते हैं कि बिफोर द ऑनसेट ऑफ द विंटर उनको पहले प्रिकॉशनरी ही मेजर्स प्रिकॉशंस पहले पहले लेने ही चाहिए। लेना है। जैसे कि जी, जैसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन द नवंबर या अक्टूबर में ही जिसको ये प्रेडिस्पोज़न पहले ही तो शू हर किसी को नहीं होता है। हुँ, हुँ, हुँ। जो प्रेडिस्पोज़्ड होगा, उसको शू होगा हुँ, हुँ, हुँ। या फैमिली हिस्ट्री होगी, उसको शू होगा। यूजुअली बचपन में होता है, फिर बड़े होके नहीं होता है। हुँ, हुँ। तो जिनको ये होता है, उनको पहले ही ये इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने फॉर कौन स एग्ज़ाम्पल हुँ, इनको सॉक्स लगाने हैं पहले से ही। हुँ, हुँ। ठीक है? और इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है, वो होता है एनवायरनमेंटल टेम्परेचर फॉर एग्ज़ाम्पल एम्बिएंट जो अभी हम इस रूम में हैं, इस रूम में हम बैठे हैं, हमें यहाँ पे एसी फॉर एग्ज़ाम्पल एसी या बुखारी लगानी है। तो ओवरऑल रूम का टेम्परेचर इसमें मैटर करता है, ना कि उस पार्ट का अच्छा, अच्छा, अच्छा। जिसमें जिसको हमें शू शू होता है होता है। कश्मीर में जिसको हम बोलते हाँ, हैं। हाँ, ये उसमें मतलब एनवायरनमेंट का उसमें डिपेंड करता है। तो हमें जो है वो हमें
गर्म रखना है ताकि जो चेंजेस हमारी वेसल्स में होती है जिसकी वजह से इशू होता है वो ना हो, और फिर हमें प्रिकॉशनरी हमें फिर इसमें यूजुअली ट्रीटमेंट भी नहीं करना पड़ता। तो उसके अलावा जो है विंटर में जो है यहाँ पे ड्राइनेस स्टार्ट होती है। हुँ, हुँ। जैसे यहाँ पे जो है एनवायरनमेंट में जो है मॉइस्चर कंटेंट ये ना कम हो वाटर जाए। कंटेंट कम हो जाता है, उसकी वजह से हमारा जो वाटर लॉस ज़्यादा होता है और उसकी वजह से ड्राइनेस होती है, ज़ीरोसिस होती है। तो उस ड्राइनेस की वजह से फिर और बीमारियाँ बढ़ जाती है। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राइनेस की वजह से फिर इचिंग होती है, उसको हम बोलते हैं ज़ीरोटिक इचिंग। हुँ, तो ज़ीरोटिक इचिंग उसमें क्या करना है फिर हमें उसके लिए रेगुलर मॉइस्चराइज़र्स का यूज़ करना पड़ता है। हुँ, हुँ। तो मॉइस्ट ये सभी लोगों के लिए कि उन लोगों के लिए जो सेंसिटिव जिनकी स्किन प्रिडिस्पोज़ ज़्यादा सेंसिटिव? प्रिडिस्पोज़ ये तो इंसान को पहले ही खुद ही समझ आएगा कि मेरी स्किन जो है ड्राई अप होने लगी है, हुँ, हुँ, हुँ। तो मुझे अब खुजली आ रही है। हुँ, हुँ। जैसे बहुत सारे सारे लोगों को विंटर में ही खुजली आती है, समर बिल्कुल। में आराम से वो होती है। और बाकी डिज़ीज़ जैसे सोरियासिस यहाँ पे बहुत कॉमन है। सोरियासिस जो है वो एग्रीवेट होती है विंटर में। सोरियासिस को आप आम अल्फाज में कैसे समझाएंगे? सोरियासिस जो होती है ये अतः मंज़ छ आसान इसमें एक जो है कٲشِر पٲٹھۍ वनो أسۍ اَتھ چھِ آسان تِم دَدرِ ہِش نیران अच्छा ठीक। دَدرِ چھِ نیران हुँ, پٮ۪ٹھٕ چھُ हुँ। آسان سُہ سُر ہیوٗ کوٚش ہیوٗ अच्छा ठीक। یوٗجؤلی چھِ آسان تِم ایلبووَن پٮ۪ٹھ نِیَن پٮ۪ٹھ کَمرَس پٔتۍ کِنۍ کَلَس چھُ آسان سُہ کھوٚتمُت हाँ, हाँ, हाँ। اَتھ چھِ أسۍ وَنان کٲشِر یَتھ چھِ أسۍ وَنان سانہِ ٹٔرمہِ منٛز سوریاسِس हाँ, اَتھ چھِ हाँ। واریاہ ٹایپٕس آسان हुँ, یوٗجؤلی یُس مےٚ ووٚن تۄہہِ یہِ چھُ وَلگیرِس کامَن हुँ, ٹایپ हुँ, ये शु गसन ये जो है ये सोरियासिस बढ़ जाता है विंटर में। अब हुँ। इसमें रीजंस क्या है विंटर में बढ़ने की, एक तो पहली ही ज़ीरोसिस जो मैंने आपको बोला कि ड्राइनेस हो जाता है। ड्राइनेस हो जाती है, और दूसरा जो है यहाँ पे जो है डे शॉर्ट हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। उसकी वजह से जो है विटामिन D3 लेवल्स जो है ब्लड में कम होती है, और हुँ। एसोसिएशन देखी गई है विटामिन डी से विद सोरियासिस। तो इसमें जो है ये कुछ इसमें भी हमें पहले ही से जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर आप अगर नॉर्मल भी हो विटामिन D3 ले लो। सोरियासिस को यूजुअली हम जनरली हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे डायबिटीज को टाइप 1 टाइप 2, सोरियासिस को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इसको हम करते हैं टाइप 1 सोरियासिस, टाइप 2 सोरियासिस। टाइप 1 सोरियासिस जो है वो पाया जाता है, वो उसका ऑनसेट होता है बच्चों में, हुँ, हुँ, हुँ। और वो थोड़ा सीरियस होता है, उसकी फैमिली हिस्ट्री भी होती है। टाइप 2 जो है उसमें जो है बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं पेशेंट को, उसकी वजह से फिर उसको डेवलप होता है सोरियासिस, को हम बोलते हैं टाइप 2। तो ये जो टाइप 2 सोरियासिस ये थोड़ा कम सीरियस होता है, उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता है। तो इसीलिए जो है इनको पहले से इनके रिस्क फैक्टर्स हमें पहले देखने हैं, पेशेंट को उनके बारे में बोलना है, वो प्रिवेंट करने हैं, और उसके बाद जो है पेशेंट को ट्रीटमेंट भी देना है। उसके साथ जो है उसके साथ कोई स्मोकिंग इज़ आल्सो बिग रिस्क फैक्टर फॉर सोरियासिस। हुँ, हुँ। ओबेसिटी जो है, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो डर्मेटोलॉजी है इसको बोलते हैं विंडो टू इंटरनल मेडिसिन। ऑलराइट। विंडो विंडो टू इंटरनल विंडो मेडिसिन। विंडो टू इंटरनल मेडिसिन। उसका मतलब क्या है विंडो टू इंटरनल मेडिसिन? इसका मतलब ये है कि डर्मेटोलॉजिस्ट बोल सकता है देखने पे ही कि अंदर क्या बीमारी है। ऐसी इंटरनल जैसे मेडिसिन। ऑप्थेल्मोलॉजी को बोलते हैं विंडो टू इसको बोलते हैं विंडो टू न्यूरोलॉजी। हुँ, हुँ, हुँ। न्यूरोलॉजी के सिम्टम्स आते हैं आँखों में। आँखों में। वैसी जो इंटरनल डिजीज़ होती है ना, सारी इंटरनल मेडिसिन्स की डिजीज़, उसके सिम्पटम्स आते हैं वो चमड़ी पे। चमड़ी पे, स्किन पे। हाँ, हुँ, तो वो बिल्कुल। आते हैं पहले ही, बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज़। डिजीज़ इंसान को होने से पहले ही उसके साइन्स आते हैं चमड़ी पे। जैसे कि अगर सपोज़ किसी को लिवर में प्रॉब्लम है, हाँ जी, किसी को स्टमक में प्रॉब्लम है, बिल्कुल, किडनी में प्रॉब्लम है, बिल्कुल। तो क्या उसके साइन्स उसके बिल्कुल, चेहरे पे या कैसे बिल्कुल। कैसे चेहरे वो पे नहीं, थोड़ा-सा चमड़ी पे। जैसे चमड़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को लिवर में प्रॉब्लम है। हुँ, हुँ। लिवर फ उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2 फैटी लिवर, या उसको लिवर में सिरोसिस है। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसको चमड़ी पे आते हैं छोटे-छोटे वो वेसल्स, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत सारी। अब आपको मैं थोड़ा-सा कम बोलूँगा क्योंकि वरना ये लंबा अगर इस चौड़ा पे खींचे। हम जाएँगे फिर ये बहुत लंबा जाएगा। तो उसमें छोटी-छोटी वेसल्स आती है, उसको हम बोलते हैं स्पाइडर एंजियोमा। ये पाल्म्स रेड रेड हो जाती है हुँ, ना, हुँ, हुँ। लाल हो जाती है। तो हम देख सकते हैं इसको ये है, इसको लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो तो वैसे ही डर्मेटोलॉजी जैसे फॉर ये एग्ज़ाम्पल हेल्पफुल है टू द इंटरनल मेडिसिन। ये तभी इससे अलग की गई ताकि जो ये हेल्प करें, और ये पहले से ही सुपर स्पेशलिटी बन अच्छा गई। और ठीक है। और क्या डिज़ीज़ लग सकती है विंटर्स में स्किन को यहाँ हाँ, कश्मीर में अगर हम विंटर्स बात। में जो कश्मीर में आपको मैंने पहले ही बोला कि परनीस वो पर्टिकुलर डिजीज़ है ठीक है। इसमें विंटर में। उसके अलावा ये मैंने आपको बोला ज़ीरोसिस, सोरियासिस जो है
वो हो सकती हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है जैसे हमारे फौजी भाई हैं वो होते हैं यहाँ पे स्नो में होते हैं, कंटिन्यूसली वर्किंग पे होते हैं, हम्म। तो उनको हो सकता है, उनको ट्रेंच फुट हो सकता है या इवन हो सकता है उनको और डिजीज़ेस जिनको हम बोलते हैं, एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, उसको हम बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट। हम्म। वो सर्दियों में होता है जो तो एक फ्रॉस्ट। किस्म फ्रॉस्ट बाइट, एक किस्म का वो कट्स लग सकते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है, फ्रॉस्ट बाइट ये इशू नहीं होता है, हम्म। फ्रॉस्ट बाइट अलग डिजीज़ होती है, हम्म। मेडिकल इमरजेंसी होती है। ओके। फ्रॉस्ट बाइट में क्या होता है, इसमें असल में जो वेसल्स होती है ना बड़ी बड़ी, हम्म। वो ही ओक्लूड हो जाती है सर्दी की वजह से। ओहो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेसल्स ओक्लूड हो गई, ये फिर नेक्रोज हो सकता है, गिर सकती है, उंगली कट कट जा हो सकती सकती है है। इसमें। तो ये उन सभी लोगों को हो सकता है जो 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 जैसे हायर एल्टीट्यूड्स पे काम करते, हाँ, बर्फ में काम करते बर्फ में काम करते प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रहेंगे वहाँ पे, तो उनको पहले ही ये, और उस टाइम क्या है जो इंसान को एनेस्थीसिया लगता है, कोल्ड एनेस्थीसिया, पेशेंट को पता ही नहीं चलता है मुझे ये फ्रॉस्ट बाइट भी हो गया और है, वो कट भी गया, कहीं पे वो गिर कट भी भी गया, हो गया। हाँ, कहीं पे गिर भी गया। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। अच्छा, इसके सिवा विंटर्स में स्किन, अगर हम चेहरे की बात करें, हाँ, क्योंकि चेहरे से ही पहले पहले हम हम्म, चेहरा, क्योंकि हम पहले चेहरा ही देखते हैं, हम्म। तो चेहरे को बेहतर बनाने के लिए विंटर्स में क्या करना चाहिए? देखिए पहले ही मैंने बोला कि चेहरे को बेहतर बनाने के लिए हम करेंगे मॉइस्चराइजर्स यूज़, ठीक है। मॉइस्चराइजर्स में टाइप्स है, फिर इमोलियंट्स, बाकी बाकी चीज़ें, तो रेगुलर मॉइस्चराइजर्स हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। और सनस्क्रीन भी बहुत एक मिसकंसेप्शन जो है हमारी सोसाइटी में कि सनस्क्रीन्स विंटर में यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन सनस्क्रीन्स का रोल विंटर में भी है। यूवी, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन जो है, अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन इवन देखा गया है कि ये विंटर में ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से जो है कुछ डिजीज़ेस या हो सकती है इसमें। चेहरे को हो सकती है। हाँ, और जैसे ही फिर विंटर ख़त्म हो जाता है, फिर होती है एक किस्म की एलर्जी, जिसको हम बोलते हैं, जैसे विंटर अब हो समर, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, उसमें फिर हमें ज़्यादा डिजीज़ मिलने को मिलती है, जैसे पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन, हम्म। इनको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन। सु छ आसान अकि किस्म ददर हिश, यूजुअली हम्म। नेरान गर्दन पे हम्म। या अथन पे नेरान तो बुथिस। उसके लिए भी सनस्क्रीन आप विंटर्स में उसके यूज लिए कर जो है सकते हैं। सन्स विंटर में ही सनस्क्रीन यूज़ करना है। अच्छा, एक और चीज हमने देखी स्किन पे, वो दाग हो जाते हैं सफ़ेद। हाँ, तो हाँ। क्या वो आप ही की जी, जी, जी। डर्मेटोलॉजी, उसके बारे में हमारे हाँ, नॉलेज में उसको कुछ? जो है उसको बोलते हैं विटिलाइगो। उसके भी बहुत टाइप्स है। एक टाइप है उसको बोलते हैं विटिलाइगो वल्गैरिस। वल्गैरिस मीन्स कॉमन, तो कॉमन जो टाइप है कहीं पे भी ये सफ़ेद दाग निकल सकते हैं। तो हमने अक्सर देखा है कि किसी इंसान को एक जगह दाग हुआ, हाँ, तो हाँ। फैलता फैलता गया, पूरी बॉडी में आ गया। जी, जी, तो जी। क्या इसको हम पहले ही रोक सकते हैं, कहीं पे एक छोटा सा दाग हुआ तो उसको रोके, बिल्कुल, वहीं पे मजीद ना फैले? बिल्कुल। देखिए मैंने आपको बोला कि इसमें टाइप्स हैं। हम्म। कभी इंसान को खाली एक दाग निकलता है, क्योंकि ये इसमें जो है इसमें बहुत सारी थ्योरीज़ ब बोली गई है कि ये क्यों होता है। हम्म। कश्मीरी में आम मिथ है कि गाढ़ गाढ़ तो दूध क्यों, तो हाँ, वो अगर मछली और दूध या हाँ, अंडा एक साथ वो खाएंगे तो उससे हो वो जो है सकता वो है। मिथ है। तो असल में क्या है, असल में बोलते हैं इसमें डिफरेंट थ्योरीज है। ऑटो इम्यून थ्योरी जो है मेन थ्योरी है असल में इसमें। हमारी चमड़ी में जो है मेलानोसाइट्स होती है जो चमड़ी का रंग बनाती है। हम्म। तो हमारे खून में जो है अपनी सेल्स इन चमड़ी के सेल्स को अटैक करती है, मार देती है। तो हम्म। वहाँ पे फिर रंग नहीं बनता है, वहाँ पे सफ़ेद दाग हो फिर जाता है। फैल जाता है। हाँ, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया, अगर कुछ इसको प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ, इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, वो देखने पड़ते हैं कौन सा डॉक्टर साहब, टाइप। हमने देखा है कि कोई भी ठीक नहीं हुआ। हम्म, मतलब मेरी नज़र में बहुत सारे लोग हैं, हम्म, एक दाग हुआ तो फैलते फैलते पूरी बॉडी हो गई। तो हम्म, मैंने आज तक, टू बी ऑनेस्ट ना, किसी को 100% ठीक होते हुए नहीं, फैलता फैलता और फैलता गया। तो कोई ऐसा केस है कि जहां आपने उसको ट्रीट किया हो, या आपके सीनियर्स ने, बिल्कुल, या बिल्कुल। आपके हॉस्पिटल में? थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए पहले मैं आपको बोला कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और दुनिया में ये ऊपर वाले ने भी बोला कि दुनिया में कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जिसका मैंने क्योर ना भेजा हो, हम्म। ठीक है। हम्म। इसमें जो है विटिलिगो में भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर उन रिस्क फैक्टर्स को हम प्रिवेंट करें, हम्म। ऊपर से उसको दवाई भी रखें, हम्म। तो हो सकता है जो ये विटिलिगो है ये बिल्कुल क्योर हो जाए। अभी जो है करंटली जो साइंस बोलता है ऑटो इम्यून डिजीजेस आर नॉट क्योरेबल। दे आर नॉट क्योरेबल। ऑटो इम्यून दिस डिजीजेस, इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, तो ये भी हाँ, क्योर हम 100% लेकिन शायद नहीं कर होती हैं, जब तक मैंने खुद देखा है, जब हम पेशेंट्स को बोलते हैं ये एट द आपको वेरी बिगिनिंग।
वेरी बिगिनिंग भी अगर उसको ऑटोइम्यून कंपोनेंट उतना नहीं है, ये एक थ्योरी, ऑटोइम्यून इज वन थ्योरी, हाँ। इसके अलावा इसमें है न्यूरोलॉजिकल थ्योरीज, बाकी आम कंपोजिट थ्योरी। अल्फाज में मैं सुनना चाहता हूँ कि एक इंसान को छोटा सा दाग हुआ, हम्म उसकी उम्र 30 साल है, 20 साल है, हम्म 25 साल है, 50 साल है, तो इमीडिएटली उसको क्या करना चाहिए? इमीडिएटली उसको देखना है कि ये दाग फैलता तो नहीं है। अगर ये फैल रहा है, इवन अगर इसको फैलेगा, डॉक्टर के पास जाना ही है। डॉक्टर इसको पहले पूछता है ये फैलता तो नहीं है आपको, अगर उसने बोला नहीं फैल रहा है तो इसको हम एक टॉपिकल मेडिकेशन देंगे तो हो जाएगा ठीक। मैक्सिमम में होता है, बस फिर दोबारा नहीं आता है। अब अगर किसी को पूरा हुआ है, अगर उनका अगर नाइन्टी किसी परसेंट हाँ 80% कोई हम्म, बॉडी इन्वॉल्व हो, तो क्या हम्म, क्या वो रिवर्स हो सकती है? हाँ रिवर्स भी हो सकता है, लेकिन जब किसी को 90% होगा, उसको हम बोलते हैं कि आप पूरी बॉडी को ही करो, आपको एक ही कलर होना हाँ चाहिए फिर। हाँ ठीक है, हाँ यूजुअली फिर पेशेंट उसी में खुश होता है, हाँ, क्योंकि ये यस। अलग, जैसे माइकल जैक्सन का पहले ब्लैक कलर था, बाद में वो बिल्कुल वाइट हो गए, उसका अलग और उसने अपने बहुत सारे बोल रहे थे इसने किया है, लेकिन उसने असल में, उसको असल में डिजीज थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पेशेंट से प्रेफर करते हैं कि पूरा बॉडी अब हाँ बिल्कुल इस तरह बिल्कुल। का कलर? वैसे और वो अच्छा टाइप 1, इसमें फिट्जपैट्रिक स्किन टाइप 6 होती है, वो टाइप 1 2 होता है, वो उनको अच्छा कलर बन जाता है फिर। ओके। और क्या आपको लगता है विंटर्स में स्किन रिलेटेड डिजीज हो सकती है किसी भी एज ग्रुप को, और क्या करना चाहिए इन हाँ जनरल? इन जनरल जो है बहुत सारी डिजीजेस जो है ये सीजनल होती है। हम्म। इसमें बहुत सारे, अगर हम नाम अभी डिजीजेस का लेंगे, फिर इसमें थाउजेंड्स ऑफ डिजीजेस आएंगी जो विंटर में जो है जनरली अवेलेबल। हम कश्मीर की बात कर रहे और बाकी जो है, जो भी ड्राइनेस की वजह से, फर्क स्केबीज होता है यहाँ, स्केबीज ज़्यादा कश्मीर में विंटर में आता है, क्योंकि जो लोग जो हैं एक ही जगह बैठते हैं, हमाम में बाकी जगहों पे एक जगह बैठते हैं। स्केबीज एक माइट से होता है, एक से दूसरे ट्रांसफ़र हो गया तो उसको भी स्केबीज हो गया। तो ऐसी ऐसी जो बीमारियां हैं ये विंटर में यूजुअली हमें देखने को मिलती है, और ज़्यादा देखने को तो हमने मिलती है। देखा है कि मेडिसिन हम खुद ही लेते हैं। हाँ जी। छोटी मोटी कोई बात हुई स्किन रिलेटेड, हम किसी मेडिको के पास जाते हैं, हम्म, केमिस्ट के पास जाते हैं हम्म, और दवाई लेके खाते हैं। हम्म। तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी? देखिए ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है कश्मीर में। यहाँ पे हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, कुछ भी निकल गया चमड़ी पे, हम जाते हैं केमिस्ट के पास या उन डॉक्टर्स के पास जिनको डिग्री नहीं होती है, तो जो सिंपल एमबीबीएस या वगैरह बाकी चीज़ें होती हैं, उनके पास जाते हैं, वो देते हैं हम हमें फिर एक किस्म की दाल बना के, उसमें स्टीरॉयड भी होता है, एंटीबायोटिक भी होता है, एंटी फंगल भी होता है, हम लगाते हैं तो हमें वक्ती तौर पे फ़र्क पड़ जाती है, लेकिन बाद में उसके फिर ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो वो जड़ से फिर बीमारी खत्म नहीं होती? जड़ से बिल्कुल भी नहीं, उससे बढ़ जाती है बीमारी। फॉर एग्जांपल आपको फंगल इन्फेक्शन है, आप गए केमिस्ट के पास, उसने आपको दी कुछ ऐसी दवाई, ब्रांड का नाम मैं नहीं लूँगा, फॉर एग्जांपल उसमें बेक्लामेथासोन, नियोमायसिन, क्लोट्रिमेज़ोल, पता चल गया होगा लोगों को, सबको ऐसे भी, तो वो लगाया फंगल इन्फेक्शन को। बेक्लामेथासोन एक स्टीरॉयड है, ये फंगस को सप्रेस करेगा, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस टू ड्रग्स बढ़ाएगा। तो क्या क्या करना चाहिए ऐसे में? ऐसे में सीधे जो है आम इंसान को पता ही नहीं चलेगा ये इसको दादर, मगर सो कह ऐसे ही 3-5 गाँव साल। में गए आप किसी केमिस्ट के पास, हाँ ली कोई मेडिसिन और खा ली। सो दादर रट सा ये यूट्यूब तो मकलियो, तमिस गसान 2 रेतन फर्क, मगर पत तमिस ति गसान भुगतुन सो पेवान। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब सहल सहल ठीक था। अ, ब्याक चीज बुथिस मथान ये चेहरे पे लगाती हैं औरतें यहाँ पे, स्टीरॉइड्स चेहरे पे, क्लॉप जी वगैरह वगैरह, एंडर्म पैंडर्म वो लगाती हैं चेहरे पे। अच्छा, इससे रिलेटेड मुझे एक सवाल अभी ज़हन में आया हम्म, कि पार्लर में हम जाते हैं, हाँ जी। औरतें भी जाती हैं, मर्द हम्म, हज़रात भी जाते हैं, तो वहाँ पे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो क्रीम्स या बहुत सारी चीज़ इस्तेमाल हम्म। करते हैं, लगाते हैं चेहरों पे। उस हवाले से आपकी क्या एडवाइस देखिए है? पार्लर एक अलग चीज़ है, डर्मेटोलॉजी अलग चीज़ है, वो हुँ, हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई मसला है ही नहीं। पार्लर में क्या हम करते हैं, हम ऐसी क्रीम लगाते हैं या ऐसी ऐसी चीज़ करते हैं जो हमारे चेहरे को साफ करेगा या हमारे चेहरे को थोड़ा ग्लो देगा। लेकिन वो भी कभी-कभी ऐसे करना चाहिए पार्लर वाले को, अगर किसी को एलर्जी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई क्रीम लगाई ऐसी जिससे बहुत सारों को एलर्जी हो सकती है। पहले उससे टेस्ट किया पीछे कान पे, देखा आपको एलर्जी तो नहीं है, एलर्जिक फिर मत है। उसके बाद लगा दिया। तो ऐसे डाई लगा दी, डाई में पीपीडी अमोनिया होता है, उनसे एलर्जी तो नहीं है, वो टेस्ट किया उसके बाद लगा दी। वो जो है पार्लर वालों का वो आराम से कर सकते हो, उसमें कोई मसला है ही नहीं। तो ऐसे में देयर इज़ नथिंग लाइक कि कोई रिस्क की बात है। नहीं, 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 तो नहीं, इस वो तरह तो से डाइज़ पार्लर्स तो इस्तेमाल करते हैं बहुत, हाँ, वो तो स्किन देखना है, पे। वो तो
पार्लर वाले बहुत सारे पेशेंट्स को पहले बोलते भी हैं कि आपको डाई से एलर्जी तो नहीं है, हम्म। तो वो उसको अच्छा, उसी क्या ऐसी कोई स्किन एक्सरसाइज है जिससे आपकी स्किन पे ग्लो आ जाए? कोई एक्सरसाइज ऐसी कि एक्सरसाइज, आपके चेहरे पे कोई भी एक्सरसाइज आप कीजिए, आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज जिससे हो जाएगा स्किन में, ऑटोमेटिकली आपको जो है ग्लो आ ग्लो आ जाएगा। जाएगा? ओके। जैसे मैंने आपको बोला, वेनेरोलॉजी जो है एक ब्रांच है डर्मेटोलॉजी की। प्राइमरी इनफर्टिलिटी दिन ब दिन बहुत बढ़ती जा रही है कश्मीर में। इसके जो है बहुत सारे काजेज़ हैं, बहुत सारे जो हमारे हैबिट्स चेंज हुए हैं करंट टाइम में, वो सबसे ज़्यादा इसमें ज़िम्मेदार है। पहले इतनी इनफर्टिलिटी नहीं लाइक होती। हैबिट्स क्या चेंज हो? जैसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही जगह ओबेसिटी, एक ही जगह बैठना। खाने पीने में कुछ? हमारे जो जद अजदाद थे वो काम भी करते थे, खाते भी, फिट रहते थे, उनको ये चीज़ें नहीं होती थी। हम जंक फूड भी खाते, एक ही जगह बैठते हैं, मोबाइल लेके बैठ गए, फिर बस ओबेसिटी हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी स्टार्ट, फिर इनका रिस्क फिर जो है इंक्रीज़ हो जाता है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज़ हो जाती है फिर विद टाइम। तो जैसे ऐसी फीमेल्स में हमें पीसीओडी वो भी बहुत फ्रीक्वेंट। पीसीओडी को थोड़ा आप इलाबोरेट हाँ, करें। पीसीओडी जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। हम्म। इसमें क्या है, इसमें जो है पेशेंट को कुछ सिम्टम्स आते हैं, गायनोकोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, डर्मेटोलॉजिकल सिम्टम्स। जैसे मैंने आपको बोला, गायनोकोलॉजी भी इसी से डायग्नोस हो, पीसीओडी आपको स्किन से ही पहले डायग्नोस हो जाएगा। स्किन में आते हैं ये हिरोसिटिज्म जो है, ये उसमें दाढ़ी आ जाती है, मोटे मोटे जो है हेयर आते अमंग हैं अमंग फीमेल्स। फीमेल्स। हम्म। उसके अलावा एक्ने, दाने आ जाते हैं। एक्ने आने चाहे टीनेज में, लेकिन उनको वो फिर बड़े होकर भी आ जाते हैं। उसके अलावा इनके पीरियड्स जो है इर्रेगुलर होते हैं, यूजुअली इनका पीरियड ड्यूरेशन जो है ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो है ये क्लिनिकल और गायनोकोलॉजिकल फीचर्स। उसके साथ हम इसको फिर डायग्नोसिस के लिए एक और करते हैं, या एक तो हार्मोन लेवल्स देखते हैं टेस्ट, ये एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरोन, डीएचईएस। उसके अलावा यूएसजी करते हैं। तो फिर ये इन 3 में से 2 क्राइटेरिया हमें आएँगे, तो फिर हम बोलते हैं इस फीमेल को जो है पीसीओएस, पीसीओडी है। तो उसकी वजह से भी फिर इनफर्टिलिटी इसमें, ये उतना बड़ा काज़ नहीं है इनफर्टिलिटी का। पीसीओडी, पीसीओएस पेशेंट्स जो है आराम से कंसीव कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है अच्छे से डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है, तो कुछ रिस्क फैक्टर्स वो प्रिवेंट करने हैं, ताकि जो ओव्यूलेटरी जो हार्मोनल चेंजेस हैं वापस बैक आ जाए, ओव्यूलेशन अच्छे से हो जाए और पेशेंट कंसीव करे। तो ऐसे में कुछ क्या नुस्खे आप बताएंगे कि यहाँ तक बात ना पहुंचे? दोनों को जो है थोड़ा अपने हैबिट्स, फूड हैबिट्स, बाकी चीज़ें, लाइफ़स्टाइल चेंज करना है। हम्म। तो उनसे एक तो ये चीज़ें भी कंट्रोल होगी, और बाकी जो डिज़ीज़ वो भी प्रिवेंट हो जाएगी। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 10-15 साल का है, हम्म। पिछले ज़माने में क्रिकेट विकेट खेलते थे तभी। अभी जो है पबजी खेलते हैं, फ़ोन हम्म। पे बच्चे पबजी खेलते हैं, फेसबुक रील्स वगैरह देखते हैं, हो गए बचपन में ही हो गई। तो वो रिस्क फैक्टर हो गए, बढ़ गई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। लड़कियाँ भी ऐसी पहले घर पे काम करती थी, अब मतलब या बाहर निकलती थी वगैरह, घूमती फिरती थी। वो भी नहीं है अभी आजकल। वो भी ओबीज़ हो गई, जो यूजुअली जो है ना ओबेसिटी, ये जो है ये मेजर कॉज मदर है। मदर ऑफ ऑल डिजीज़, डायबिटीज़ मदर ऑफ ऑल डिजीज़ अरे, खाने एंड पीने के जो ओबेसिटी कॉजेज़ खाने पीने डायबिटीज़। की आदत जो है, जैसे जंक फूड हम खाते हैं, तो उससे इसमें कितना अमल दखल है? उसमें भी बहुत कम लगता है। जैसे जंक फूड्स में, उसमें यूजुअली खाते हैं चिप्स वगैरह, उसमें पोटैटोज़ होते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। एकदम से शुगर लेवल बढ़ जाती है, इंसुलिन इंसुलिन लेवल रेज़ हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, फिर डायबिटीज़ वगैरह बाकी सारी डिजीज़ उसी से हो जाती है। आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आते हैं कि भाई ये मसला है जो कॉमन आपको लगता है कश्मीर में आजकल? एक तो आते हैं जो मैंने आपको बोला, ये इरेक्टाइल इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। प्राइमरी इनफर्टिलिटी मीन्स शादी के 1 साल के बाद इंसान को बच्चा ही नहीं हो रहा है अभी तक, हम्म। तो वो आते हैं। या पीसीओडी आती हैं फीमेल्स। तो वजूहात यही आपने कही कि ओबिसिटी, ठीक जी, है, जी। खाने पीने और की उसके अलावा जो है असल में जो वेनेरोलॉजी है, सेक्सुअल डिजीज़ेज़ जो मेन जो है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, वो वेनेरोलॉजी में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें है एड्स है, हमें
डायग्नोस हम करते हैं, उसकी मैनिफेस्टेशन स्किन पे आती है। और जैसे हमें सिफिलिस है, बाकी वगैरह जो डिजीज़ हैं, चाइल्ड जो भी डिजीज़ है, सेक्सुअली रिलेटेड डिजीज़, वो भी हमें जो है वेनेरोलॉजी में आती एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट क्या कहना चाहेंगे आप इन जनरल तमाम लोगों से? है। इन जनरल तमाम लोगों से यही कहना चाहूँगा मैं कि बहुत सारी जो डिजीज़ हैं, इनकी जड़ जो है या इनका जो कंट्रोल है, हमें अपने हाथ तक, हमें खुद तक होता है। और बहुत हद तक बहुत सारी जो डिजीज़ हैं, डर्माटोलॉजिकल और इवन अदर मेडिसिन मेडिसिन जो भी डिजीज़ हैं, वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपना लाइफस्टाइल चेंज। कभी कभी बच्चा जो होता है, एक डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस। हम्म। इसमें क्या होती है, टेस्टिस असल में पेट में बनते हैं, फिर नीचे आते हैं स्क्रोटम में। तो जैसे ही स्क्रोटम में आते हैं, बच्चे को पता नहीं होता है, इसको पता नहीं, बच्चा होता है बेचारा, मासूम होता है, उसको नहीं पता होती ये क्या चीज़ें होती है। अगर पहली पेरेंट इसका चेक करेगा कि इसको है कि नहीं, तो इसकी सही समय नौबत पे इलाज हो सकता वहाँ है। तक नहीं पहुँचेगी। फिर बाद में अगर इसको एडल्टहुड में पता चल गई, ये फिर एब्डोमेन से निकालने पड़ते हैं, क्योंकि इनका कार्सिनोजन, इसका फिर ये जो है कैंसर होने का खतरा होता है। तो मुश्किलात रहते फिर हैं। उसको फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर पहले ही ऐसी बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को जो है देख सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, ऐसे ऐसा ऐसी चीज़ें ये चीज़। बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल में ये एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। बच्चों को पहले से ही समझाना है कि व्हाट्स व्हाट, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि हमें कहा गया है कि आप इल्म सीखें, नॉलेज अटेन करें, और जब आपके पास नॉलेज हो तो आपको जो खतरात हैं, खदशात हैं, वो कम रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं, इसके हवाले से बताएं कि यहाँ पे जो आपका ये क्लिनिक है, यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को? यहाँ पे जो है ओपीडी जो है हर किस्म की डिजीज जो है, डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी एंड लेप्रोसी, स्किन, सेक्स एंड हेयर, नेल जो है, वो सारी डिजीजेज यहाँ पे हम देखते हैं। सोफी मेडिकेट, ये है अपोजिट जंगलात मंडी। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे एक और बात, आपने कहा नेल्स की आपने बात की और हेयर की। नेल्स को किस तरह की डिजीज हो सकती है? मैं देखूंगा अपने छोटे छोटे बच्चों को वाइट स्पॉट्स होते हैं, हम्म। फोकल ल्यूकोनाइकिया बोलते हैं इसको। तो वो हमें बोलते हैं इसको जिंक डेफिशिएंसी, इसकी इसको जो है जिंक की जिंक डेफिशिएंसी है, डिफिशिएंसी है। बाकी चीज़ों की डेफिशिएंसी है। ठीक है, एक ब्लैक कलर की या फंगल इन्फेक्शन होता है नेल्स, या बहुत कुछ बहुत। नेल्स ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, हाँ जी, मतलब हाँ खासकर पैरों ऐसे के। ऐसे टेढ़े हो उसको बोलते हैं क्लबिंग। तो ये किस तरह ट्रीटेबल है ये सब? हाँ जी, हाँ जी, ये असल में इंटरनल डिजीज बहुत सारी जो है, इसमें इंटरनल डिजीज की जो मैनिफेस्टेशन होती है, तो वो मैनिफेस्टेशन जैसे हम उसको बोल सकते हैं, आपको ये डिजीज है, आप इसका इलाज कराओ, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो ये इसका भी आप यहाँ पे इलाज हाँ करते जी, हैं? और बालों के रिलेटेड क्या बालों के मसाइल? रिलेटेड जो है यहाँ पे हम बालों का जो जड़ना वड़ना वगैरह सो जो भी है, या बाकी डैंड्रफ वैंड्रफ जो भी हेयर रिलेटेड है, और इवन हेयर ट्रांसप्लांट में हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं। FUE जो मेथड है, और लेटेस्ट टेक्निक्स भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट, जो लेटेस्ट टेक्निक आई है, और उसके साथ इंस्टेंट FUE विद कॉम्बिनेशन ऑफ DHT, डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट, उसके साथ साइमल्टेनियस FUE विद कॉम्बिनेशन ऑफ DHT। अच्छा, ये बताइए, बालों का हम पहले ही कैसे ख्याल रखें? जैसे कोई टीन है, टीन एज में कोई है, तो बाल झड़ने शुरू हुए, कोई हिस्ट्री भी नहीं है, तो क्या करना चाहिए? बाल क्यों झड़ते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें? देखिए, बाल जो हैं, जो मेन मर्दों में सबसे ज़्यादा कॉमन हेयर फॉल का रीज़न होता है, वो होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, हम्म। इसको बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्नेस। हम्म। ये यूजुअली सबको होता है, यूजुअली लगभग 90%। ये डिजीज़ नहीं होती, ये पहली बात है, ये इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। डिजीज़ नेचुरल एजिंग फिनोमेना। हम्म। तो जैसे ही आपकी एजिंग हो जाएगी, आपकी जो हेयर लाइन है रिसीड थोड़ी हो जाएगी, ऊपर हो पीछे जाएगी। पीछे हो जाएगी, और ये जेनेटिक्स पे डिपेंड है। ये जो है आपके आगे वाले बाल, ये होते हैं टेस्टोस्टेरोन सेंसिटिव। इसमें दो थ्योरीज है, टेस्टोस्टेरोन सेंसिटिव होते हैं, और क्या होता है, और ये अलग फीटल ऑरिजिन होता है इसका, तभी ये गिर जाते हैं, ये पीछे वाले नहीं गिरते। हम्म। तो मेन रीज़न जो है हेयर फॉल का ये। दूसरा है, कभी हो सकता है टीलोजन इफ्लुएंस, ना, ये स्ट्रेस की वजह से, कभी कीमोथेरेपी की वजह से, कभी होता है साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन। हेरिडिटरी भी होता है। हेरिडिटरी होता है, वही जो मैंने आपको बोला, हाँ हाँ एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। हाँ हाँ और कभी कभी ये फोकल निकलते हैं एक जगह, या फिर वाल खाओ, हाँ हाँ हाँ। वाल खाओ तो सुशासन वो होता है ऑटोनमी।
तो कभी ऑटो हाँ, खुद भी ठीक हो जाता है वो यूजुअली 80% में लगभग खुद ठीक हो जाता है, लेकिन वो पहले डॉक्टर को दिखाना, ये ठीक होगा कि प्रोग्रेस हो जाएगा। उसमें भी जो है, उसमें कुछ ठीक होते हैं, कुछ प्रोग्रेस होते हैं, कुछ फिर एलोपेशिया टोटलिस हो सकता है, पूरे सिर के बाल जा सकते हैं उसमें। तो उसमें भी हर किसी डिजीज के टाइप्स होते हैं फिर। तो जो ही किसी को लगे बाल झड़ने हुए किसी भी एज में तो उसको डॉक्टर के पास आना जी चाहिए। जी। अच्छा, जो हम डाइज इस्तेमाल करते हैं हम्म, बालों में या बियर्ड पे, तो ये कितना असर कर सकती है बालों की ग्रोथ पे, उनकी हम्म। हेल्थ पे, या फिर देखिए उससे भी बाल डाइज झड़ में सकते हैं? डाइज में जो है यूजुअली केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स, कुछ उस पर लिखे होते हैं, कुछ नहीं लिखे होते। केमिकल्स जो कम कंसंट्रेशन में होती है, बहुत सारे नहीं लिखे होते। तो मेन जो उसमें जो केमिकल्स होते हैं, पीपीडी, अमोनिया, ये दो केमिकल जो ये इंसान को जो है ये एलर्जी कराते हैं, इसको एलर्जी कंटैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं उसको। तो एक तो ये, दूसरा जो है ये हेयर जो है, इसमें जो केमिकल्स हैं, हेयर का जो होता है शेफ्ट होता है ये, हाँ। इसको रफ कर सकता है, इसको थोड़ा सा खुरदरा कर सकता है, उसकी कोई वजह से मेजर साइड इफेक्ट नहीं है? मेजर साइड इफेक्ट एज सच जो है बहुत बड़ा वो हम दाढ़ी में भी लोग लगाते हैं मेहंदी लगा सकते हैं वो, सीधे डाई लगाते हैं जो बालों में, वही दाढ़ी पे। डाई में थोड़े से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, मेहंदी जो ओपन मार्केट में आती है उसमें कम केमिकल्स होते हैं, यूजुअली नेचुरल होती है थोड़ी सी, वो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बातें बहुत हैं, मेरे ख्याल में आज इतना समय नहीं है कि हम सारी बातें एक ही एपिसोड में कर लें। मेरे ख्याल में हम डिफरेंट सीरीज़ में आपके साथ बात कर सकते हैं, जब हम डर्मेटोलॉजी पे अलग बात करेंगे, बाकी जो इसमें इसके अंदर जो बाकी शोबा जाते हैं उन पे हम अलग से बात करेंगे। लेकिन आज हमने जो आपसे बात की तो बहुत कुछ हमने इससे अखज़ किया, और बहुत कुछ हमने और हमारे नाज़रीन ने आज की बातचीत से सीखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो ये बातचीत है, आज का जो पॉडकास्ट है, जो डॉक्टर मंजूर अहमद भट्ट जो स्किन स्पेशलिस्ट है, सेक्स स्पेशलिस्ट है, डर्माटोलॉजिस्ट है, इनसे आज हमने ये बात की कि किस तरह से हम अपनी जो स्किन है उसको बेहतर बना सकते हैं। फिलहाल के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी दूसरे प्रोग्राम में इन्हीं डॉक्टर साहब के साथ या किसी और पर्सनैलिटी के साथ आपको रूबरू कराएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।